हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग आज से यहां पर यूपीएससी आईएएस परीक्षा के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने चैनल पर क्लास 6 की हिस्ट्री की सीरीज चलाई थी। उस समय हम लोगों ने नोट्स बनवाए थे। आपको इस सीरीज में किसी प्रकार के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको चैनल के टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि आपके समय की बचत हो और आप समय रहते इसका रिवीजन भी कर पाएं। ये सीरीज केवल आईएएस एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि समस्त राज्य स्तरीय पीसीएस परीक्षाओं के अलावा एक दिवसीय परीक्षाओं को भी कवर करेगी। तो आप लोग बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पर हम लोग क्या, कब, कहाँ और कैसे अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग अतीत के बारे में जानेंगे कि अतीत में लोग कैसे रहा करते थे, अतीत के लोगों का जीवन कैसा था। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अगर कुछ भी घटना घटित होती है तो उसके बारे में हमें रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर या फिर इंटरनेट से जानकारी मिल जाती है। लेकिन अगर हमारे दिमाग में ये सवाल आए कि आज से लाखों या हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था, कैसे वो कृषि कार्य करते थे, आपस में कैसे मेल मिलाप करते थे, तो उसके बारे में हमें उनसे संबंधित बहुत सारे साक्ष्यों को जुटाना होगा, तभी हमें उनके बारे में जानकारी मिल सकेगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि कई लाख साल पहले नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। देखिए, शुरुआत का जो मानव था, शुरुआत के मानव के खेती करना नहीं आता था। तो शुरुआत का मानव क्या था, आसपास के जो फल फूल हैं, आसपास के फल फूल या फिर जो पेड़ों की जड़ें वगैरह हैं जिनको वो खा सकता था, उनको एकत्रित करता था। इसी वजह से उसे कुशल संग्राहक कहा गया है। यानी आरंभिक मानव खेती करना नहीं जानते थे। इसके अलावा ये लोग जो थे, ये जानवरों का आखेट या फिर शिकार भी करते थे। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है, कई लाख साल पहले नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले जो आरंभिक लोग थे, उनमें से कुछ कुशल संग्राहक थे और आखेटक भी थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में लगभग आज से 8000 साल पहले सबसे पहले यहाँ पर गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाने की स्टार्टिंग की गई। तो देखिए, उत्तर पश्चिम, सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर उत्तर दिशा होती है, नॉर्थ होता है। यहाँ पर उत्तर के बिल्कुल अपोजिट में यहाँ पर साउथ या दक्षिण दिशा होती है। इधर इस साइड में यहाँ पर पूर्व दिशा होती है, ईस्ट होता है, और इधर यहाँ पर आपका वेस्ट दिशा होती है। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम की बात हो रही है, यानी इस साइड की बात हो रही है। यहाँ पर इस साइड की बात कर रहे हैं। तो भारत का उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, भारत का उत्तर पश्चिम होगा ये वाला इलाका। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर किरथर पहाड़ी है और ये सुलेमान पहाड़ी है। तो लगभग आज से 8000 साल पहले सुलेमान और किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में सबसे पहले यहाँ पर गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाने की स्टार्टिंग हुई। देखिए, यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो ग्रामीण लोग थे, गांव में रहने वाले लोग थे, शहरी लोग नहीं थे। तो यहाँ गांव में रहने वाले लोगों ने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट किया है। इसके अलावा उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। देखिए, देख पा रहे हैं उत्तर पूर्व में यहाँ पर गारो पहाड़ियां पड़ती हैं। गारो पहाड़ियां वर्तमान में मेघालय राज्य में अवस्थित हैं, और मध्य भारत में यहाँ पर विंध्य पहाड़ियां पड़ती हैं। यानी भारत में किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के अलावा विंध्य पहाड़ियां और गारो पहाड़ियों में भी कृषि का विकास हुआ है। चावल जो है विंध्य के उत्तर में सबसे पहले उपजाया गया। चावल जो है विंध्य के उत्तर वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, गंगा नदी का जो मैदानी इलाका है, यहाँ पर सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी तंत्र है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सिंधु की सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो कि एक बड़ी नदी में अपना जल गिराती हैं। तो यहाँ पर सिंधु नदी जो है एक बड़ी नदी है, और बाद बाकी ये पांचों नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये छोटी नदियां हैं जो कि सिंधु की सहायक नदियां बोली जाती हैं। तो आज से लगभग 4700 साल पहले सिंधु और इसकी सहायक नदियों के मुहाने पर नगरीकरण का आरंभ होता है। हम लोग आगामी चैप्टरों में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे पर ही हुआ था। वहीं गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र निकट तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। देखिए, ये गंगा नदी तंत्र है। तो गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगरीकरण का विकास है वो लगभग 2500 साल पहले हुआ है। अगर आपसे कहीं एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में नगरीकरण का आरंभ सबसे पहले कहां पर हुआ है, तो आप बता देंगे कि भारत में सबसे पहले नगरीकरण का आरंभ सिंधु और इसकी सहायक नदियों के मुहाने पर हुआ है। वहीं गंगा और इसकी सहायक नदियों के मुहाने पर नगरीकरण का आरंभ जो है आज से 2500 साल पहले हुआ है। गंगा और इसके दक्षिण में सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था।
देखिए गंगा नदी ये जा रही है और गंगा नदी के दक्षिण में ये वाला जो इलाका है, गंगा नदी के दक्षिण का इलाका, सोन नदी के आसपास का इलाका जो है, ये प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध वर्तमान में बिहार राज्य में पड़ता है। मगध के शासक जो हैं ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना भी की थी। कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के लिए जान लेना आवश्यक है। चूंकि हम लोग यहाँ पर अतीत का अध्ययन भारत के संदर्भ में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग भारत की बात करेंगे, ना कि पूरे विश्व की। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा भी होगा, भारत जो है एशिया महाद्वीप का एक देश है और संसार में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर आपके सामने मैंने एशिया महाद्वीप का मैप लगाया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर मैप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप का मैप है। भारत की अवस्थिति की बात करें तो भारत जो है दक्षिण एशियाई देश है, यानी एशिया के दक्षिण में अवस्थित एक देश है। दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका देश शामिल हैं। इसके अलावा इनके पड़ोसी देश भी इसमें आ जाते हैं, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार इनके पड़ोसी देश हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। ये दक्षिण एशिया जो है एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा हिस्सा है, इसीलिए इसे प्राय जो है उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर एक फैक्ट और जान लीजिए, हम लोग कई जगह भारतीय उपमहाद्वीप शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप या फिर दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप की जगह भारतीय उपमहाद्वीप शब्द भी इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए प्राचीन समय में पाकिस्तान हो, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये सब भारत के ही अभिन्न अंग थे, कोई अलग से देश नहीं थे, ये सब भारत के अंतर्गत ही आते थे। तो इसीलिए कई जगह भारतीय उपमहाद्वीप शब्द इस्तेमाल जब किया जाएगा तो वहां पर हम लोग अलग से पाकिस्तान की, ना ही बांग्लादेश की अलग से बात नहीं करने वाले, बल्कि इन सबको भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं। तो पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में हिमालय पर्वत एक प्रहरी की भांति खड़ा है। वहीं भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। इसके दक्षिण पश्चिम में जो है अरेबियन सी है और दक्षिण पूर्व में जो है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी पड़ती है। आगे यहां पर बताया गया है कि लोगों ने प्राचीन काल से ही उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की है और इन यात्राओं की वजह भी बताई गई है। काम की तलाश में, यानी लोग काम की तलाश में भी नए स्थानों पर जाया करते थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण, बाढ़, सूखा या फिर किसी महामारी से बचने के लिए लोग नए स्थानों पर जाते थे। दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए, देखिए कई बार शासक जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, नए क्षेत्रों को विजित करने के लिए आक्रमण करते थे। तो दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी लोग यात्राएं करते थे व्यापार के उद्देश्य से। देखिए प्राचीन काल से ही भारत का समुद्री और स्थलीय व्यापार दोनों व्यापार रहा है। तो विदेशी यात्री अपना जो सामान है भारत में बेचने के लिए लाते थे और भारत से मूल्यवान सामान अपने देश में लेकर जाते थे। धर्म के प्रसार हेतु, जैसे जैसे धर्म का विकास हुआ है, धर्मों का विकास हुआ है, तो धर्मगुरुओं ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक गांव से दूसरे गांव तक या एक शहर से दूसरे शहर तक यात्रा की है। नए स्थानों को खोजने की चाह, कई लोग ऐसे थे जो कि भारत के नगरों को देखना चाहते थे, तो उन्हें देखने की चाह से वो भारत की यात्रा करते थे। तो इन सब यात्राओं की वजह से लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान हुआ है, लोग जो है नए विचारों से अवगत हो पाए हैं। अब आगे यहां पर हम अपने देश के नाम के बारे में जानेंगे कि हमारे देश को इंडिया या फिर भारत क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया शब्द की। देखिए इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है और इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यहाँ पर सिंधु नदी की बात हो रही है जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में बहती है, उसी सिंधु नदी की बात हो रही है। तो लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, यानी इस साइड से आने वाले जो ईरानी और यूनानी हैं, तो ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। इस नदी के पूर्व में जो भूमि प्रदेश है इसको इन्होंने इंडिया कहा था। वहीं भारत नाम की बात करें, जो कि आप वर्तमान में भारत नाम सुनते हैं, तो भारत नाम जो हमारा निकला है, भरत नाम के एक जनसमूह से निकला है। तो भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, यानी उत्तर पश्चिम में रहने वाला एक यहाँ पर समूह था, उसके लिए भरत नाम का इस्तेमाल किया जाता था। और भरत नाम का उल्लेख जो है संस्कृत की जो आरंभिक रचना है ऋग्वेद की रचना आज से लगभग 2500 साल पहले की गई है, इसमें भरत समूह का उल्लेख किया गया है। तो भरत नाम का प्रयोग बाद में भारत के लिए हुआ है, बाद में इसका प्रयोग जो है अपने देश के लिए होने लगा है। तो भारत से निकला है भारत, और इंडिया किससे निकला है? इंडिया निकला है इंडस से। अब हम लोग अतीत की जानकारी के स्रोतों के बारे में जानेंगे कि अतीत की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है। तो पहला स्रोत है आपका पांडुलिपि। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, और मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो है लैटिन शब्द मैनू से निकला है, और मैनू का अर्थ होता है हाथ, अर्थात जो पांडुलिपि है वो हाथ से तैयार की जाती है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार की जाती हैं। देखिए भारत में, प्राचीन भारत की बात करें तो प्राय पांडुलिपियां भारत में जो है मंदिरों से और बौद्ध विहारों में ये प्राप्त होती हैं। पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों,
राजाओं के जीवन के बारे में, औषधियों और विज्ञान आदि के बारे में सभी प्रकार के जो विषय हैं इन सब पर चर्चा मिलती है। तो प्राचीन भारत से हमें पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा अन्य लिखित स्रोतों में हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी उपलब्ध हैं। इनमें से कई जो है संस्कृत में हैं, जबकि अन्य जो है प्राकृत और तमिल भाषा में मिलते हैं। देखिए प्राकृत जो है, प्राकृत भाषा का प्रयोग प्राचीन भारत में आम लोग किया करते थे, यानी कॉमन पीपल प्राचीन भारत के जो हैं ये प्राकृत भाषा में बात करते थे। इसके अलावा अतीत की जानकारी का अगला स्रोत अभिलेख हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण लेख होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपके सामने इमेज लगाया हुआ है। यह इमेज जो है सम्राट अशोक का एक स्तंभ लेख की इमेज है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभिलेखों पर शासकों के आदेश, उनकी प्रशंसा, वंशावली, उनकी विजयों और कार्यों का विवरण मिलता है। देखिए भारत में अभिलेख की जो परंपरा है वो मौर्यन पीरियड से मानी जाती है, यानी मौर्य काल से मानी जाती है। सम्राट अशोक ने बड़ी संख्या में अभिलेखों का उत्कीर्णन कराया था। यहाँ पर आपकी किताब में एक अभिलेख का जिक्र किया गया है, जो कि अशोक के कंधार अभिलेख का जिक्र है। तो अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त लगभग 2250 साल पुराना अभिलेख, जो कि अशोक नामक शासक का अभिलेख है, तो इसकी भाषा जो है यूनानी और अरामाइक है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि सम्राट अशोक का जो कंधार अभिलेख है उसकी भाषा क्या है। उसकी भाषा यूनानी और अरामाइक है। इसके अलावा तीसरा स्रोत जो है पुरातात्विक साक्ष्य है। देखिए पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या है कि अतीत के जो लोग थे उनके द्वारा जो भी वस्तुएं, जो भी सामान प्रयोग किया जाता था, जो कि बाद में छूट गया या फिर जो रह गया, वो सामान पुरातात्विक साक्ष्य में आ जाता है। तो देखिए पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन कौन करता है? पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन जो है पुरातत्वविद करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो है पुरातत्वविद या फिर आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। पुरातत्वविद क्या करते हैं? पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों का, चित्रों का और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा पुरातत्वविद जो है औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। पुरातत्वविद जो है जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि लोगों का खान पान या भोजन कैसा था। इन सबसे ये जानकारी प्राप्त होती है। पुरातत्व की सहायता से हम लोग शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा जो पशुपालक जैसे आम आदमी हैं, इनके जीवन के बारे में जान पाते हैं। देखिए अतीत की जानकारी के स्रोतों में जाएं तो अतीत की जानकारी में जो आज से लगभग 10,000 साल या 15,000 साल पहले या फिर लाखों साल पहले के जो लोग थे, उनके द्वारा तो कोई अभिलेख नहीं लिखवाए गए, उनके द्वारा तो कोई पांडुलिपि नहीं तैयार करवाई गई। तो उनके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? हमें राजाओं के बारे में या फिर जो शासक रहे हैं बड़े बड़े, उनके बारे में तो जानकारी मिल जाती है, लेकिन अतीत में जो लोग रहे थे, जो कि कृषक लोग थे, मछुआरे, शिकारी थे या फिर संग्राहक लोग थे, उनके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? तो उनके बारे में जानकारी जुटाने का सबसे अच्छा साक्ष्य जो है पुरातात्विक साक्ष्य है। उनके द्वारा जो भी सामान इस्तेमाल किया गया, उस सामान के आधार पर हम उनके बारे में जानकारी जुटा पाते हैं कि उनके औजार कैसे होते थे, उनके बर्तन कैसे होते थे, आभूषण कैसे होते थे। तो ये सब जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के जरिए मिल पाती है, क्योंकि अतीत के बारे में हमारे पास कोई भी लिखित किताब, लिखित अभिलेख या कोई पांडुलिपि नहीं है। यहाँ पे नोट के रूप में कुछ चीज बताई गई है कि पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग यहां पर इतिहास और तिथियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इतिहास विषय में तिथियों का एक अहम योगदान है। तिथियों की सहायता से हम लोग इतिहास का क्रमवार अध्ययन कर पाते हैं और इतिहास का पुनर्निर्माण भी कर पाते हैं। देखिए जिस समय मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय आपका दिसंबर 2023 चल रहा है। हालांकि आने वाले सालों में आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपका साल चेंज हो जाएगा। तो वर्तमान में मेरा वर्ष चल रहा है 2023। तो वर्तमान में वर्ष की गणना जो है ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि 2023 का मतलब यह है कि ईसा मसीह के जन्म के 2023 साल बाद से यहाँ पर मतलब इसका निकल कर आएगा। यानी हमारा जो टाइम पीरियड है वो ईसा मसीह के जन्म के 2023 साल बाद का है। अब देखिए कई बार क्या होता है, कई बार आपके मन में ये आता होगा कि हमारी पृथ्वी की आयु जो है 4.6 अरब साल पुरानी है, तो कैसे हम ईसा मसीह के जन्म की तिथि से पूरी की पूरी पृथ्वी की आयु काउंट कर पाएंगे? ये आपके मन में आता होगा। या फिर आपके मन में ये आता होगा कि 5,000 साल पहले जो घटनाक्रम घटित हुआ वो कैसे ईसा मसीह की जन्म की तिथि से काउंट होगा? ये चीजें आपके मन में आती होंगी। तो इन सब के लिए हमने एक तरीका निकाला है। तरीका ये होता है कि अंग्रेजी में हम लोग BC या फिर जिसको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या है? जीसस के जन्म से पहले, या फिर इसको हिंदी में ईसा पूर्व भी लिखा जाता है, यानी ईसा के पहले। तो जब भी हमारे सामने कोई 5,000 साल या ईसा के जन्म से पहले की कोई तिथि आती है, उसके पीछे हम ईसा पूर्व शब्द लगा देते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि हम ये ईसा से पहले के समय की बात कर रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपकी किताब का एक एग्जाम्पल है। अभी हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगरों का विकास हुआ है आज से लगभग 4700 साल पहले हुआ है। 4700 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का विकास हुआ है।
अब इसको अगर हमें ईसा पुरुष से काउंट करना है, यानी ईसा मसीह की जन्म तिथि से काउंट करना है, तो क्या करेंगे हम? देखिए, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है लगभग आज से 2000 साल पहले हुआ है, तो इसमें से हम 2000 साल को घटा देंगे। तो 2000 साल को घटाने के बाद क्या बचेगा? यहाँ पर 2700 ईसा पूर्व आ जाएगा। तो 2700 ईसा पूर्व लगाने से हमें समझ में आ जाएगा कि ईसा के जन्म से 2700 ईसा पूर्व पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का विकास हुआ था। यहां पर आप समझ रहे होंगे। तो अंग्रेजी में हम पीछे इसके या तो ईसा पूर्व लगा सकते हैं, या फिर इसके पीछे शब्द लगा सकते हैं, बीसी शब्द भी लगा सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट भी लगा सकते हैं। कभी कभी तिथियों से पहले एडी, जैसे हिंदी में ईसवी कहते हैं, ये लिखा होता है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। तो एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी आपका 2023 चल रहा है, तो 2023 के लिए हम क्या लगाएंगे? 2023 ईसवी, ऐसे शब्द लगाते हैं। कहीं कहीं पर क्या है, इसको ईसवी की जगह हम यहाँ पर 23 की जगह 2023 ईसवी की जगह एडी भी लगा सकते हैं, 2023 एडी शब्द भी लगा सकते हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई का मतलब है कॉमन इरा और बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन इरा। तो इतिहास में ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। बिफोर कॉमन इरा का मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म से पहले। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। बीफिर का मतलब क्या है? बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले, यानी ईसा के जन्म से पहले की तिथियां, उनके लिए कभी कभी हम लोग बीपी शब्द भी इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी इसको बिफोर प्रेजेंट कहते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाएंगे। जैसे आपके यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई हैं, यहीं पर हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप समझ पाएंगे। जैसे कृषि का आरंभ जो है हमारे यहाँ कब हुआ है? लगभग 8000 वर्ष पहले हुआ है। अब हम इसको अगर ईसा से कंपेयर करें तो ईसा की तिथि कितनी है? लगभग आज से 2000 साल पहले ईसा मसीह हुए थे। अगर हम इसको ईसा पूर्व में लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे? 8000 में से हम 2000 साल का टाइम घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 6000। तो 6000 ईसा पूर्व जो है कृषि का आरंभ हुआ है। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। अगर इसको हम ईसा मसीह से कंपेयर करें, तो ईसा की से कंपेयर करें तो यहां पर क्या करेंगे? लगभग 2000 साल का समय हम घटा देंगे, तो कितना बचेगा? 2700 बचेगा। ये 2700 ईसा पूर्व जो है सिंधु सभ्यता के नगर हुए थे। अगर वैसे ईसा का टाइम भी काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4700 साल हो जाएगा। गंगा घाटी के नगर या मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पहले हुआ। अगर इसको हम ईसा मसीह से कंपेयर करें, ईसा पूर्व में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 500 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह से 500 ईसा पूर्व जो है मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ था। वर्तमान जो है आपका लगभग 2000 वर्ष पूर्व है, यानी ईसा मसीह के जन्म से है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, इस बार हमने अपने पढ़ाने का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर वीडियो के बाद में पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यानी टेलीग्राम चैनल जो है हमारा स्टडी विद मयंक _ऑफिशियल है, इस पर आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा एक गुजारिश और करना चाहूँगा। देखिए, एनसीईआरटी हिस्ट्री के जो प्रश्नोत्तर हैं उनसे संबंधित वीडियो मैं पहले ही ला चुका हूँ। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद जो प्रश्नोत्तर वाला वीडियो है वो अवश्य देख लें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने वीडियो से कितना सीखा है। आप अगर लगे हाथ अगर अभ्यास कर लेंगे तो आपका ज्ञान परमानेंट हो जाएगा। तो मैं उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको यहाँ पर इसी वीडियो के एंड में थंबनेल उसका दिख जाएगा, उसके जरिए आप प्रश्नोत्तर वाली वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।